एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में जिनवू खुद को सिंहासन कक्ष में फेंका हुआ और एक खंभे से जोरदार टकराता हुआ पाता है। अंतहीन सूरवीरों से घिरा हुआ और अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन्स के बिना वह हताश है और अपनी शारीरिक सीमाओं को बिना तक धकेल दिया गया है। वह अपने कौशल के लिए कोई मत नहीं बचा है और उसकी थकान चरम पर है। जिनवू अपने खाली हाथों का उपयोग करके अपने पास बची हर चीज से लड़ता है। उसकी सहनशक्ति खत्म हो रही है। वह पसीने से लथपथ है और उसके हाथ कटे हुए हैं और खून से लथपथ है। फिर भी वह हार नहीं मानता। एक के बाद एक सूरवीर मारे जाते हैं लेकिन वह आते ही रहते हैं। संपूर्ण मानव जाति का सबसे कमजोर शिकारी कहलाने की यादों से परेशान हो जिनवू अपने पिछले साथियों किम सांग-सिक और पार्क बियोम-सिक के मजाकिया शब्दों को सुनता है जैसे कि वे कहीं वहीं उसके साथ थे। एक पल के लिए भ्रमित होकर जब वह उन्हें ढूंढता है तो एक तलवार और हथौड़े के प्रहार से वह अपने घुटनों पर गिर जाता है। एक परिचित आवाज और एक हाथ उसकी पीठ को छूता है। यह सोंग ची-युल है जो उससे कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। ली जुही भी उनके सामने आती है और उनसे कहती है कि हार मान लेना ही बेहतर होगा। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, तुम्हें वही मिल रहा है जिससे तुम हकदार हो। उसे अपनी जगह पर स्थिर कर देती है। यह अतीत की उसकी अपनी आवाज है जो उस समय के संदेशों और आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करती है जब वह सबसे कमजोर शिकारी था। उसके पूर्व स्वयं की यह भावनाएं दृष्टि उसका सामना करती है, उसके प्रयासों की आलोचना करती है और उसे यह स्वीकार करने के लिए आग्रह करती है कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। एक भयावह मुस्कान के साथ प्रेत सुझाव देता है कि अब समय आ गया है कि जिनवू अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर दे और हार मान ले, उसके संकल्प को चुनौती दे और उसे अपना संघर्ष समाप्त करने के लिए प्रेरित करे। कोरियाई हंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कार्यालय में गो घिनो और वू जिनचुल तीसरे जेजू द्वीप छापे की दुखद घटनाओं पर विचार करते हैं। उनकी मेज पर 4 तारीख की योजना है। गो अफसोस की भावना के साथ स्वीकार करता है कि उसकी शारीरिक स्थिति से उसे छापे में भाग लेने से रोक दिया है, जबकि वू ने पुष्टि की कि वह ऑपरेशन का हिस्सा था, परिधि सुरक्षा और संचार को संभाल रहा। इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई जो गो गंभीरता से टिप्पणी करते हैं और जो बच गए हैं वे अभी भी मानसिक घाव झेल रहे हैं। वे सभी शिकारियों पर पड़ने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव को स्वीकार करते हैं और उनके लिए इन आघातों का सामना करने और उनसे उभरने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, अन्यथा विनाश ही इंतजार कर रहा होगा। कालकोठरी में वापस जिनवू को अपने अतीत का डर सताता है जो उसे ताना मारता है, उसके शारीरिक परिवर्तनों को खारिज करता है और जोर देकर कहता है कि अंदर से वह पहले की तरह ही कमजोर है। ई-रिंग शिकारी, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। प्रेत उपहास करता है, उसे वास्तविकता के संपर्क से बाहर एक सपने देखने वाला करार देता है। जैसे ही जिनवू पर एक बार फिर से काबू पा लिया गया, उसकी अवज्ञा भड़क उठी। चुप रहो, वह जवाब देता है, लेकिन उसकी वापसी कम हो जाती है क्योंकि वह दूसरे शरीर से टकरा जाता है जिससे उसका चेहरा जोर से जमीन पर गिर जाता है। अपनी लुप्त होती चेतना के माध्यम से जिनवू अपने अतीत के हास्यास्पद प्रतिध्वनि सुनता है जो उसके हताश प्रयासों को कमतर करता अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। जैसे एक शूरवीर उसके ऊपर मंडराता है, अंतिम झटका देने के लिए तैयार होता है। जिनवू डबल डंगों में अपने कष्टदायक अनुभव के देजा वू से प्रभावित होता है। यह क्षण जीवन और मृत्यु के कगार पर लड़खड़ाता हुआ काटेनन मंदिर में उसके परीक्षणों को दर्शाता और सिस्टम ने कैसे उसकी जान बचाई और यह इसे फिर से करने वाला था। जैसे जिनवू को अपने अंतिम क्षण का सामना करना पड़ता है, उसका अतीत गुप्त रूप से टिप्पणी करता है, ऐसा लगता है कि वे नहीं चाहते कि आप अभी मरे। वापस लौटने के वादे के साथ लुप्त होने से पहले अगली बार तब तक अचानक जैसे ही डेली क्वेस्ट पूरा करना भूल गया, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई और उसका निष्पादन आसन्न प्रतीत होता है। जिनवू खुद को पेनल्टी जोन में ले जाया हुआ पाता है। वह चमकदार सूरज के नीचे एक विशाल रेगिस्तान में दिखाई देता है जो लाल बादलों और अंतहीन रेत से घिरा हुआ है। अपने घावों को घाटते हुए और अपने भाग्य के बारे में सोचते हुए जिनवू सवाल करता है कि क्या भाग्य या सिस्टम में ही उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया गया था। इस पर ध्यान केंद्रित न करने पर का चयन करते हुए जिनवू स्टोर तक पहुंचता है और मन औषधि खरीदने में सक्षम होता है जिससे उसकी थकान दूर हो जाती है जो पहली बार की 90 के पार पहुंच गई है, जबकि औषधि में उसकी थकान कम हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी गंभीर चोटों के कारण स्वास्थ्य औषधि से वो ठीक नहीं कर सकती। इस बात पर विचार करते हुए कि क्या स्वाभाविक रूप से ठीक होना या समतल होकर अचानक उसका सामना रेत से फूटते हुए 6 विशाल डेजर्ट सेंटीपीड से होता है। ये शत्रु हालांकि दुर्जय हैं, वह अब वह खतरा पैदा नहीं करते जो पहले उसके मौजूदा स्तर पर हुआ करते थे। पुनर्जीवित होते हुए भी कगार पर डगमगाते हुए जिनवू नए संकल्प के साथ विशाल सेंटीपीड का सामना करता है। वह अपने अतीत के अक्षुब्ध
विदाई अगली बार तक को याद करता है और मजबूत बनने और अपने उस हिस्से का फिर से सामना करने का दृढ़ संकल्प करता है। दुर्जय जानवरों के खिलाफ प्रत्येक झटके और हमले के साथ जिन्बू ने दर्द को गले लगा लिया, जिससे उसे खुद का एक शक्तिशाली संस्करण बनने में मदद मिली। उसने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक यह मुझे नहीं मारता, मैं जिस भी दर्द से गुजरता हूँ वह केवल पैदा करने वाला है। मैं मजबूत हूँ। शक्ति के एक भयंकर प्रदर्शन में जिन्बू ने कुछ विशाल सेंटीपीडों को परास्त कर दिया। उनके शरीर हवा में उड़ रहे थे और वह रक्त जमा देने वाले युद्ध घोष के साथ बाकी को समाप्त करने की तैयारी कर रहा था। जिन्बू के अपार्टमेंट की शांति में उसकी बहन जिन्हा एक अस्पष्ट परेशान करने वाले सपने से क्षण भर के लिए अपनी नींद से जाग जाती है। बाथरूम का उपयोग करने के बाद वह जिन्बू के लिए तैयार किए गए रात्रि भोज को देखती है, जो अभी भी मेज पर पड़ा हुआ है, और आश्चर्य करती है कि वह इतनी देर तक कहाँ है। इससे वे सोचने लगते हैं कि क्या वह अभी भी देर तक काम कर रहा है, या मजे की बात यह है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। इस धारणा को वह तुरंत हंसी के साथ खारिज कर देता है। अपने बिस्तर कर वापस लेटते हुए जिन्हा के मन में एक सरल इच्छा है, उसका भाई उस दिन के उसके स्कूल में आगामी अभिभावक शिक्षक बैठक के लिए समय पर लौट आए। पेनल्टी क्षेत्र में वापस जिन्बू ने दर्जनों सेंटीपीड्स को हराया, स्तर बढ़ाया और खुद को पूर्ण स्वास्थ्य में बहाल लिया। उसके पास खरीदने के लिए एक नए हथियार की तलाश करने का समय है, और उसे एक खंजर नाइट किलर मिलता है, जिसमें कवच को नुकसान का बोनस मिलता है। जिन्बू ने इग्रिस द ब्लड रेड रूलर हैंड से लड़ने की अपनी क्षमता का इनाम भी बनाया, जो टेलीकिनेसिस के समान है। वह मैदान में लौटने के लिए तैयार है। चोई जोंग इन और उनकी शिकारियों की टीम जेजू द्वीप के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ती है। पायलट को नीचे पानी से मैना का पता चला, जिससे टीम आश्चर्यचकित रह गई। दंड की खोज समाप्त होने और जिन्बू के ठीक होने के बाद हंटर को वापस सिंहासन कक्ष में भेज दिया गया, जहाँ शूरवीरों की संख्या 10 गुना बढ़ गई और वह उनके खिलाफ अपना हमला शुरू कर देते हैं, और उसे एहसास होता है कि उनसे लड़ते समय वह कभी भी अपने स्तर से आगे नहीं बढ़ पाता। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये शूरवीर केवल बुलाए गए राक्षस थे और जादूगर सच्चे राक्षस थे जिन्हें उसे खत्म करना था। वह तुरंत एक जादूगर ढूंढ लेता है और एक नए कौशल डैगर टॉस का उपयोग करके एक जादूगर को मार डालता है, जिससे उसके द्वारा बुलाए गए शूरवीर टूट जाते हैं। जिन्बू 3 जादूगरों का त्वरित काम करता है और शेष 3 एक विशाल गोलेम को बुलाते हैं। वह जादू उपयोगकर्ताओं को खत्म कर देता है और गोलेम को नष्ट कर देता है। जैसे सिस्टम अधिसूचना प्रकट होती है, जिन्बू की सांसें अटक जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह 4.5 घंटे तक जीवित रहा। नौकरी बदलने की तलाश पूरी हो गई। सिस्टम ये निर्धारित करता है कि उनके प्रदर्शन और एकल लड़ाई की शैली के आधार पर जिन्बू के लिए सबसे उपयुक्त नौकरी नेक्रोमेंसर है, जिसमें एक सबसे उपयुक्त एक छाया सेना को बुलाने की क्षमता है। जब वह एक हत्यारे प्रकार के व्यक्ति के रूप में लड़ रहा था, तो एक जादू उपयोगकर्ताओं बनने के विचार से चकित होकर जिन्बू की पहली प्रवृत्ति नौकरी बदलने से इनकार करने की थी। हालांकि सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि नेक्रोमेंसर एक छिपा हुआ वर्ग है, और उससे अपने इनकार की पुष्टि करने के लिए कहता है। जिन्बू विचार करते हुए सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ता है और उसे एहसास होता है कि जिन जादुई उपयोगकर्ताओं को उसने अभी अभी हराया था, वे भी इसी प्रकार की क्षमता का उपयोग कर रहे थे। वह अब अकेले लेबलिंग नहीं करेगा, जो एक बड़ा फायदा है। जिन्बू नेक्रोमेंसर के लिए नौकरी बदलने को स्वीकार करता है, लेकिन सिस्टम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हंटर एसोसिएशन में वापस गो और वो भोर होते हुए मिशन से संदेह की प्रतीक्षा करते हैं। जिन्बू के सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते रहते हैं, क्योंकि वह अंतिम चरण में इतने लंबे समय तक टिके रहे और सभी दुश्मनों को हरा दिया। नेक्रोमेंसर वर्ग को शैडो मोनार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। एक छाया निकालने और उस पर अपनी सेना का दावा करने के लिए जिन्बू को अपने द्वारा चुना गया कमांड शब्द बोलना होगा, उठो। वह 30 छाया सैनिकों को बुलाता है, जो वर्तमान स्तर पर कौशल के लिए अनुमत अधिकतम संख्या है। हालांकि छाया निष्कर्ष विफल हो सकता है। ये लक्ष्य की ताकत और उसके पराजित होने के लिए समय पर निर्भर करता है। जिन्बू को पता चलता है कि आसपास एक और दुश्मन है, जिसे वह अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। इग्रिस द ब्लड रेड। जिन्बू नाइट कमांडर को उठने का आदेश देता है और 2 बार विफल रहता है। बस एक प्रयास बाकी है। जिन्बू ने इग्रिस को अपने साथ शामिल होने और एक खाली सिंहासन की रक्षा करने के बजाय किसी के लिए लड़ने के लिए एक भावपूर्ण भाषण दिया। नाइट कमांडर उठता है। जैसे चेयरमैन गो सूर्योदय देखता है, वह वो से कहता है कि वह एक नए शिकारी के जागने का सपना देखता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सभी उम्मीदों को खारिज कर देता है और मानवता की लड़ाई के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। जिन्बू ने इग्रिस द ब्लड रेड को केवल इग्रिस नाम दिया है। इग्रिस छाया सेना की रैंक में शामिल हो जाता है और वे जिन्बू के सामने घुटने टेक देते हैं। हेलीकॉप्टर जीजू द्वीप पर उतरता है, तो उस जादुई जानवर को देखकर हाँफने लगता है, जिसे उसने और उसके शिकारियों ने हराया था 3 साल पहले। जिन्होंने जिन विशाल चींटियों का सामना किया था, वे विकसित हो गई हैं और अब उनके पंख नहीं हैं। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म हो जाता है।